बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूँ असद। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, इससे पहले आप इस कहानी की 189 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 190 मुलाहिज़ा फरमाएं। राहिला ने गर्दन जरा मेरी तरफ घुमाई और उसी खरखराती आवाज़ में बोलने लगता है, मरीज के आवाज़ अभी तक ठिकाने नहीं आए, ज़रा थोड़ा सा जूता और संघाओ। मैंने सादतमंदी से एक फटा पुराना जूता फर्श से उठाकर मिस्टर एक्स की नाक के करीब कर दिया। उसने चेहरा दूर ले जाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की, लेकिन उस हालत में वो गर्दन को कहाँ तक मोड़ सकता था। तुम लोग पागल तो नहीं हो? बिलाकर वो हाँफते हुए चीखा। पागल? राहिला ने हैरत से दोहराया। तुम हमें पागल कह रहे हो? लगता है 3 दिन की बेहोशी के दौरान तुम्हारे जहन पर बड़े बुरे असरात मुरतब हुए हैं। अहमक कहीं के। हम तीनों मुल्क के मारूफ सर्जन हैं, लेकिन अफसोस कि आजकल हमारी ड्यूटी भाई फेरों के उस अस्पताल में लगी हुई है। तुम्हें इस्लामाबाद से यहाँ लाया गया है। इस्लामाबाद के किसी अस्पताल में तुम्हारे लिए जगह नहीं थी और तुम्हारी हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। तुम्हारी बेहोशी तवील होती जा रही थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग खाम खा मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। वो फटी फटी सी आवाज़ में बोला। तुम्हारे साथियों ने सिर्फ मेरे पाँव लाइटर से जलाए थे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सर पर चोट लगी थी, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम लोग अपना ये मजाक बंद करो। सर पर चोट लगी थी? मैंने उसकी बात काटते हुए इस बात में सर हिलाया और उसके सर पर उभरे हुए घूमड़ को बेदर्दी से दबाया। वो बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त का मालिक होने के बावजूद बेख्तियार होले से चीख उठा। मैंने दोबारा उसके घूमड़ को दबाते हुए पतली बदली भारी आवाज़ में उसे डांटा। चीखो मत, ये मैं तुम्हारे दिमाग का एक्सरे ले रहा हूँ। मेरा ख्याल है इसी चोट ने तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर डाला है। तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। फिलहाल तो हम तुम्हारे दोनों पैरों के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है साथ साथ तुम्हारे दिमाग का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। राहिला हाथ बढ़ाकर मुझे रोकती हुई बोली, अगर तुमने इसके ऑपरेशन में जल्दी की तो वह वैसे भी मर जाएगा। तुम्हें याद नहीं, पागल खाने जाने से पहले भी तुम में यही सबसे बड़ी खराबी थी। फीस बटोरने के लिए ऑपरेशन में बहुत जल्दी करते थे। नज़ला जुकाम के मरीजों का भी ऑपरेशन कर डालते थे। याद है, एक बार तो तुमने जल्दी में एक्सीडेंट के एक मरीज की बाईं टांग काट दी थी, जबकि उसकी दाईं टांग का ऑपरेशन होना था। मुझे लगता है 4 साल पागल खाने में गुजारने के बाद भी तुम्हारी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन अब भी ख़राब लगता है। तुम्हें भी तो सिफारिश के जरिए पागल खाने से निकलवाया गया है। तुम कौन सा ठीक हो गई हो? मैंने लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाकर कहा। पागल खाने जाने से पहले तुम लेडी हेल्थ विजिटर हुआ करती थी, अब तुम दिमाग के ऑपरेशन करने लगी हो। कम से कम मेरी सीनियरिटी का ही ख्याल करो। पहले मुझे ऑपरेशन करने दो। क्या मैं तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा हूँ? टोनी गोया खफा होकर बोला। तुम सबसे पहले मुझे फारिग होने दो। मुझे दूसरे अस्पतालों में भी कई ऑपरेशन मुकम्मल करने जाना है। मैं बहुत से मरीजों को अधूरे ऑपरेशन करके मेज़ों पर लिटा कर आया हूँ। किसी के गुर्दे बाहर हैं, किसी के फेफड़े निकले हुए हैं। अभी मुझे जाकर उनकी सलाई भी करनी है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। ज़्यादा बकबक की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे घोंसा दिखाया। एक तो हमने तुम्हें माली से सर्जन बना दिया, ऊपर से नखरे दिखाते हो। तुम्हारी बारी हम दोनों के बाद आएगी। पहले मैं ऑपरेशन करूँगा, पहले मैं। राहिला चुड़ैलों की सी आवाज़ में चिल्लाई। हम अपने अपने औजार लहराने और चीखने चिल्लाने लगे। मिस्टर एक्स आंखें फाड़े हमारी तरफ देख रहा था। शायद उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि वह हमारी हरकतों और बातों को मजाक समझे या पागलपन। शायद उसे ये शुबा हो चला था कि उसे 3 पागलों के हवाले कर दिया गया था। खामोश। आखिर मैंने हाथ उठाकर चिल्लाकर कहा, इस मसले का हल ये है कि हम तीनों बैक वक्त ऑपरेशन शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक। टोनी और राहिला ने औजार हवा में लहराते हुए नारा लगाया। फिर हम तीनों मिस्टर एक्स पर झुक गए। मैंने उसकी एक टांग पकड़कर उस पर आहिस्ता आहिस्ता आरी चलाना शुरू कर दी। टोनी ने जंबूर से उसके पेट की खाल पकड़कर ऊंची की और आजमाइशी अंदाज में उस पर दरांतरी चलाने लगा। राहिला ने उसकी खोपड़ी पर चैनी रखकर पुरख्याल अंदाज में होले होले ज़रबे लगाना शुरू कर दी। उसकी जिल्द 3 जगहों से अच्छी खासी कट गई। खून बहने लगा। हमारी संजीदगी और इनमहाकी ने उसे चौकड़ी भुला दी। वो दहेज ज़दा होकर चीखने लगा। ठहरो, रुको, मेरी बात सुनो, खुदा के लिए। हमने हाथ रोक लिए। वह हाँफते बोला, मुझे अफसल चौधरी ने तुम लोगों के सुपुर्द किया है। अफसल चौधरी? मैंने हैरानी से दोहराया। मालूम नहीं, हमें उसका नाम मालूम नहीं। उसने कहा था वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे चंद ज़रूरी किस्म के ऑपरेशन होने हैं। क्या तुम वाकई पागल हो? वो अजीज ज़्यादा लहजा में बोला। पागल? पागल हो गए तुम खुद, पागल होगा तुम्हारा बाप। मैंने गोया बुरी तरह खफा होकर कहा। खुदा के लिए तुम अफसल चौधरी को मेरे पास भेजो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। देखो, मेरे जख्मों से खून बह रहा है। तुमने इन जंग कालूद चीज़ों से मेरे जिस्म में और भी इन्फेक्शन फैला दी होगी। वो रो देने वाले लहजे में बोला। उसकी कुव्वत बर्दाश्त और राहत से ज़्यादा खुद एतमादी जवाब दे गई थी। यही हम चाहते थे। वो जिस मजबूत खोल में बंद था, हम उसमें सिर्फ एक सुराख करना चाहते थे। प्रोग्राम के मुताबिक उस वक्त कमरे में फ़ोन की घंटी बजी। हमने फ़ोन भी कमरे में रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। चंद लम्हे मैंने कोई बात सुनने की अदाकारी की, हालांकि दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने रिसीवर रख दिया
और अपने दोनों साथियों को इशारा किया। हम एक लफ्ज कहे बगैर सर झुकाए एक दूसरे के आगे पीछे कतार किसी सूरज में बाहर को चल दिए। एकदम ही जैसे हमारा जोशो खरोश झाग की तरह बैठ गया। तुम लोग अफजल चौधरी को मेरे पास भेजोगे या नहीं, अकब से मिस्टर एक्स चिल्ला। हम में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो एक बार फिर चिल्लाया, खुदा के लिए किसी डॉक्टर को तो भेज दो, मेरे जख्मों में इन्फेक्शन। हमने गोया उसकी बात सुनी ही नहीं और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। मुल्हका कमरे में जाकर हमने वो चीज़ें उतार दी जिन्होंने हमें सर से पांव तक छुपा रखा था। फिर हमने अपने हुलिये कुछ और दुरुस्त किए। उसके बाद भी हम ऑपरेशन थिएटर में वापस नहीं गए। हम चाहते थे मिस्टर एक्स कुछ देर और तशवीश परेशानी में मुब्तला रहे। मुझे अंदाजा था कि उसके जख्म मोहलक नहीं थे और खून कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं बह रहा था। फिलहाल उसकी हालत कतन तशवीशनाक नहीं थी। उसका इलाज आसानी से हो सकता था। चंद लम्हे बाद मैं और राहिला दोबारा ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुए। टोनी को हमने बाहर ही छोड़ दिया था। अंदर जाने से पहले हमने कद आदम आईने में अपना अच्छी तरह जायजा लिया। हमारी शख्सियतों का तासर अब कतई मुख्तलिफ था। मिस्टर एक्स को शुबा नहीं हो सकता था कि कुछ देर पहले हम ही उसकी दुर्गत बना रहे थे। हम अपने चेहरों पर बला की संजीदगी तारी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मिस्टर एक्स मुझे देखते ही फटी फटी सी आवाज़ में चिल्ला उठा, अफजल चौधरी, तुम बिलाशुबा ज़हनी तौर पर एक बीमार आदमी हो। बेशक, मैंने सादत मंदी से तस्लीम किया। मेरे सीधे साधे अतराफ पर वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। उसकी शायद समझ में ना आया कि वो मजीद क्या कहे, लेकिन ज़रा तवक्कुफ के बाद वो कराते हुए बोला, तुमने अपने आदमियों से मेरे साथ जो सलूक करवाया है उसका तुम्हें एक ना एक रोज़ हिसाब देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सूद के साथ। वो मेरे आदमी नहीं थे, मैंने नरम लहजे में कहा। अस्पताल में ज़ेनू मरीजों का वार्ड भी है। वो 3 अफराद मेरी फरमाइश पर वहाँ से मुस्तार लिए गए थे। वो बहुत शार्ट कट तरीके से दोबारा भी आ सकते हैं। तुम बताओ तुम्हारा अब क्या इरादा है? तुम जिस तरह की मालूमात हासिल करना चाह रहे हो वो बताना वाकई मेरे बस की बात नहीं है। वो बेचारगी से बोला, यकीन करो मुझे वाकई मालूम नहीं कि रेडार्ड के बारे में कि वो इस वक्त कहाँ है। अगर हालात मामूल पर होते तब तो शायद कुछ होता भी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल मालूम नहीं है। होटल में जिस सफ़ेद फार्म से तुम मिलने आए थे वो कौन है? मैंने पूछा। वो इंडिया में हमारे सफारतखाने में फर्स्ट अताशी है, आजकल यहाँ आया हुआ है। वो बाज़ुकात एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के सिलसिले में हंगामी मौक़ों पर हमें जाली कागजात फराहम करने के इंतजाम करता है, लेकिन उसे रेडार्ड के पूरे सेटअप के बारे में कुछ मालूम नहीं। एक तरह का अस्पाई है। यह तो कोई बात ना हुई मिस्टर एक्स, मैंने मायूसी से कहा। हमने तुम पर बड़ी मेहनत की है, इसके सिले में हमें कुछ तो बात मालूम होनी चाहिए। अब भला मैं क्या कर सकता हूँ? वो रो देने वाली आवाज़ में बोला, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तुम्हारी लाइल्मी की वजह से तुम्हारी ज़ात में मेरी दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैंने बेजारी से कहा, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए दोबारा उन जहनी मरीजों को मुस्तार लिया जाए और उन्हें शुगल मेला करने का मौका दिया जाए, या तुम्हारे लिए आसान सी मौत का बंदोबस्त कर दिया जाए, यानी गोली मार कर कहीं पिखवा दिया जाए। मैंने पेशानी फसलते हुए सोचने की अदाकारी की। ये सब बातें तय थी कि मिस्टर एक्स की अकड़फू खत्म हो चुकी थी। उसकी बातें अब मुझे हकीकी मालूम हो रही थी। अच्छा, तुम अपना असली नाम ही बता दो। मिस्टर एक्स से काम नहीं चलेगा, मैंने कहा। मेरा नाम फारोल है, वो बिला तामुल बोला। उसके लहजे से मुझे मजीद अंदाजा हुआ कि उसे जो कुछ मालूम था वो अब पूरी तरह बताने को तैयार था। राहिला अब तक मेरी आड़ में खड़ी थी। फारोल गालपन उसका चेहरा पूरा नहीं देख पाया था, लेकिन उस लम्हे राहिला बेख्याली में शायद कुछ मुजतरिब होकर आगे आ गई। शायद वो कुछ कहना चाहती थी। फारोल को पूरी तरह चौंकते देखकर वो अपनी बात भूल गई। फारोल उसका चेहरा देखकर बुरी तरह चौंका था। मेरे ख्याल में उसका ये रद्दअमल कुछ ऐसा गैर मुतवक्का नहीं था। राहिला के चेहरे पर किसी की नज़र पड़ती तो वो उसी तरह चौंकता। मेरे कान उस वक्त खड़े हुए जब मैंने फारोल को कहते सुना, तुम राहिला हो ना, अफजल की दोस्त। वो एक टुक राहिला की तरफ देख रहा था। राहिला के बजाय मैंने जवाब दिया, हाँ ये राहिला है, मेरी दोस्त। तुम इसे देख कर क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं गायबाना तौर पर इसे जानता हूँ, मुझे इसके बारे में खबर मिली थी। इसका चेहरा डॉक्टर बर्नार्ड ने ऐसा बनाया था ना। वो गोया तमाम तकलीफ को किसी हद तक भूल गया था। हाँ, ये उस मरदूद की इल्मी काबिलियत का एक नमूना है। मैंने नफरत से कहा, क्या तुम नहीं चाहोगे कि इस लड़की का चेहरा ठीक हो जाए? फारोल तेजी से बोला। उसे गोया उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देने लगी थी। ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने कहा, क्या तुम इस सिलसिले में कुछ कर सकते हो? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बल्कि शायद दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो थूक निकल कर बोला, यह चेहरा डॉक्टर बर्नार्ड ने बिगाड़ा है, सिर्फ वही इसे ठीक कर सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि डॉक्टर बर्नार्ड कहाँ मिल सकता है। मेरे साथ सौदा करो, मैं तुम्हें डॉक्टर बर्नार्ड के बारे में बताता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने कहका लगाया। राहिला भी मुस्कुरा दी और शगुफ्ता लहजे में बोली, डियर मिस्टर फारुल, ये मत फर्ज करो कि मैं अपने चेहरे का ये नुक्स दूर कराने के लिए मरी जा रही हूँ, या अफजल इसे सही हालत में देखने के लिए मरा जा रहा है। हम बेशक इस ख्वाहिश में मरे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ख्वाहिश बहरहाल ज़रूर है। मैंने नरमी से कहा, हम डॉक्टर बर्नार्ड को तलाश शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तुमसे सौदेबाजी नहीं हो सकती। तुम सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं हो। इसके बावजूद तुम इस सिलसिले में जुबान खोलकर फ़ायदे में रहोगे। क्या फ़ायदा होगा मुझे? वो किस्मसाते हुए बोला। तुम्हें इन तकलीफ से निजात मिल जाएगी जिनमें तुम इस वक्त गिरफ्तार हो। जिस किस्म के इलाज की ज़रूरत होगी वो तुम्हें मुयस्सर आ जाएगा। तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा।
उस वक्त तक तुम यहाँ मेहमान की सी हैसियत से रहोगे जब तक डॉक्टर बर्नार्ड हमारे हाथ नहीं आ जाता। फिर मैंने खुद ही अपने मुतालबे पर तरमीम कर ली, बल्कि मैं तुम्हारे लिए शर्त कुछ और नरम कर देता हूँ। डॉक्टर बर्नार्ड हमारे हाथ आए या ना आए वो हमारी किस्मत है। तुम्हें सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि जो भी मालूमात हमें फराहम करो वो दुरुस्त होनी चाहिए। अगर तुम्हारी बताई हुई हर बात दुरुस्त निकली तो फिर ख्वाब खा डॉक्टर बर्नार्ड हमारे हाथ आए या ना आए हम तुम्हें रिहा कर देंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि तुम फ़ौरन मुल्क छोड़ दो। मुझे मंसूर है, वो जल्दी से बोला। जब तक तुम्हारी फराहम की हुई मालूमात की तस्दीक नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे पास यरगमल रहोगे। मैंने कहा, इस दौरान तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? वो एक लम्हे सोचने के बाद बोला, मुझे जो कुछ मालूम है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कराची के करीब एक जजीरा है। उसने जजीरे का नाम बताया। मैंने असबात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है, मैंने वो जजीरा देखा हुआ है। उस जजीरे की एक बहुत मारूफ शख्सियत है, कासम बिजली। फारूल बोला, वो नाम मेरे लिए कुछ मानूस था। मैंने जहन पर जोर देते हुए कहा, यह शख्स तो गालिबन एक बहुत बड़ा स्मगलर है। कई बार मुख्तलिफ शुबहात की बिना पर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हर बार न जाने क्यों और किस तरह ठप होकर रह गई। तुम उसी कासम बिजली का तो जिक्र नहीं कर रहे? हाँ तुम ठीक समझे हो। क्या तुम उसे जानते हो? फारूल ने कहा, नहीं मैं उसे नहीं जानता। मैंने कहा, कभी उसे देखा भी नहीं, सिर्फ उसके तज़किरे सुने हैं। मालूम नहीं उनमें से कितनी बातें सही होंगी और कितनी गलत। बहरहाल लगता यही है कि वो अच्छी शोहरत का मालिक नहीं है। मैंने कहा, दुरुस्त है। फारूल बोला, कराची के कई महंगे और पोश इलाके डिफेंस, क्लिफ्टन और PECHS वगैरह में उसके बंगले हैं, लेकिन उसका असल घर जजीरा ही पर है। ज़्यादातर वो वहीं पाया जाता है। तुम्हें वो क्यों याद आ गया? मैंने जानना चाहा। डॉक्टर बर्नार्ड आजकल उसके मेहमान की हैसियत से या तो जजीरे वाले मकान में मौजूद होगा या फिर एक आध दिन में वहाँ पहुँचने वाला होगा, फारूल ने जवाब दिया। फिर वहीं से वो कासम बिजली ही की किसी लॉन्च के जरिए दुबई वगैरह होता हुआ इंग्लैंड या अमेरिका की तरफ निकल जाएगा। रेड डार्ट के एक खास आदमी का एक बेनाम स्मगलर से क्या ताल्लुक है? मैंने कदरे हैरत से पूछा। ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे मुल्क के तमाम बड़े और ख़ास शहरों में हर कबील के चीदा लोगों से हमारे मरासिम रहे हैं। फारूल ने जवाब दिया, मुझे जो मालूम था वो मैंने तुम्हें बता दिया। डॉक्टर बर्नार्ड तक पहुंचना और उसे काबू में करना अब तुम्हारा काम है। तुमने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया। मैंने लोहे के एक स्टूल पर बैठते हुए कहा, कासिम बिजली जैसे लोगों के घरों में दोस्ताना तौर पर दाखिल होना एक मुश्किल काम है। किसी सरकारी इदारे के जरिए उसके यहाँ छापा मारने के अंदाज में कोई कार्रवाई कराना नहीं चाहता। इसमें नाकामी का ज़्यादा खतरा है। अगर डॉक्टर बर्नार्ड वहाँ अभी पहुँचा नहीं होगा तो फिर उस जगह के करीब भी नहीं भटकेगा। फारूल कुछ सोचते हुए बोला, तुम दोस्ताना तौर पर कासिम बिजली के घर में दाखिल हो सकते हो। तजवीज़ मैं पेश कर देता हूँ। उसकी कामयाबी नाकामी का इन्हिसार तुम पर और तुम्हारी किस्मत पर है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि तुम्हारे मुल्क के तमाम खास का शहरों में रेड डार्ट के हमदर्द मौजूद हैं। मैं इस बात का असल मकसद समझ गया था। उन्होंने हर शहर में ऐसे बहुत से लोगों को हमदर्द और आलाकार बना रखा था। ज़राए आमदनी और पेशे मशकूक थे। मुल्क को किसी भी किस्म के नुकसान पहुँचा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ऐसे लोगों को खास तौर पर मुंतखब किया जाता होगा जो अपनी पोजीशन या ओहदे से रेड डार्ट को फ़ायदा पहुँचा सकते होंगे, या फिर जिनके पास दौलत, वसाइल और बदमाशी की ताकत होती होगी। फारूल बात जारी रखते हुए बोला, हमारे आदमियों में जब कोई ऐसे किसी आदमी के पास जाता है और उसे मदद की ज़रूरत होती है तो वो सिर्फ इतना कहता है कि वो RX3 है। उसके बाद वो जो भी मसला बयान करता है दूसरा शख्स उसे हल करने की पूरी कोशिश करता है। तुम भी चाहो तो कासिम बिजली के पास जाकर कह सकते हो कि तुम RX3 हो। तुम उसके मेहमान के तौर पर क़याम करने की फरमाइश कर सकते हो, उसे अपना मसला बता सकते हो और मदद की दरख्वास्त कर सकते हो। इस दौरान देख लेना कि डॉक्टर बर्नार्ड उसके यहाँ मौजूद है या नहीं। इस सिलसिले में तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें कासिम बिजली के खास टेलीफोन नंबर दे देता हूँ जिस पर उससे बराह रास्त रब्ता हो जाएगा। उसकी किसी चमचे या सेक्रेटरी वगैरह की रुकावट नहीं आएगी, ठीक है? तो वो नंबर तो मुझे दो, मैं ज़रा गौर करूँगा इस सिलसिले में कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा। उसने नंबर ज़ुबानी ही मुझे बता दिया जो मैंने नोट कर लिया। वो कराते हुए बोला, अब तो मुझे यहाँ से निकालो और मेरे जख्मों की फिक्र करो। ज़रूर, अब तुम्हारे बारे में हर बात मुमकिन हो सकती है, तुम हर फिक्र से बेनियास हो जाओ। मैंने कहा और उसकी पंछियाँ खोलती। वो बिल्कुल निढाल नजर आ रहा था। इतना मजबूत शख्स साबित नहीं हुआ था जितना मैं समझ रहा था। राहिला ने एक डॉक्टर को बुलवा कर उसके लिए मरहम पट्टी का इंतजाम कर दिया। टोनी को मैंने मुसल्ला हालत में हर वक्त उसके साथ रहने की हदायत कर दी। मैंने मुनीर और मैं दूसरे साथियों को भी उसकी निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया। उसके बाद हमने अपने दरमियान बहुत सी सूरत हाल को तय कर लिया। अपने हुलिये की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने कासिम बिजली से फ़ोन पर रब्ता किया। दूसरी तरफ से एक बारोब आवाज़ सुनाई थी। उस आवाज़ में किसी फिल्मी गुरोह के सरगना की आवाज़ जैसा मसनूईपन नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में तसव्वुर किसी ऐसी शख्सियत का उभरा। कासिम बिजली, मैंने तस्दीक चाहिए। उसी भारी और बारोब आवाज़ में खिलाफ तवक्का साफ सुथरी अंग्रेज़ी में बोला, बड़े अरसे बाद इस नंबर पर कोई फ़ोन सुन रहा हूँ। कौन हो तुम और किसने तुम्हें यह नंबर दिया? RX3। मैंने ठहरे लहजे में कहा। ओह, उसकी आवाज़ तो वैसे ही भारी और गुंजली, लेकिन लहजा यकदम ही बदल गया। अब वो लहजा एक दोस्त, एक हमदर्द, एक जान निसार का था। क्या मसला है?
फ़ोन पर नहीं बता सकता, मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या मुझे खुद आना पड़ेगा? बेहतर यही है। मैंने जवाब दिया, कहाँ हो? मैंने होटल का नाम बताया तो वो बोला, इत्तेफाक से मैं यहीं शहर वाली ऑफिस में मौजूद हूँ। आधे घंटे बाद तुम होटल के दरवाजे से निकल आना, फुटपाथ पर खड़े हो जाना और मुझे अपनी कुछ निशानियां बता दो। मैंने जरा तफसील से अपना हुलिया बताना शुरू कर दिया। निशानियां सुनने के बाद वो बोला, बस बस इतना ही काफ़ी है, थोड़ा बहुत हमारे अंदाजे लगाने के लिए भी छोड़ दो। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने शफी शाह को सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, तुम भी मेरे रुखसत होते वक्त होटल से बाहर आ जाना और जरा कासम बिजली वगैरह का जायजा ले लेना। हमारा ताक़ुब करने की ज़रूरत नहीं, हमारी मंजिल बहरहाल जजीरा ही होगा। तुम वहीं पहुंच जाना और दूर दूर से हालात पर नजर रखना, कुछ हथियारों का भी बंदोबस्त रखना और अपने कुछ आदमियों को भी स्टैंड बाई रखना। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर इतला दे सकूं। ठीक 29 मिनट बाद मैं होटल के सामने फुटपाथ पर खड़ा था। उसके ठीक 1 मिनट बाद स्याह रंग के नए मॉडल की एक चमचम करती पजीरो मेरे करीब आकर रुकी। उसके शीशे तारीख थे। अंदर बैठे हुए अफराद मुझे सिर्फ हेवलों की तरह दिखाई दिए। फौरन ही पिछला दरवाज़ा खुला और वही भारी भरकम गुंजीली आवाज़ सुनाई दी जो मैं फ़ोन पर सुन चुका था, बैठ जाओ। बिला तामुल पिछली सीट पर जा बैठा, जिस पर घनी दाढ़ी मूछों वाले 2 मजबूत जिस्म और सांवले क्लशिंको बरदार पहले से मौजूद थे। कासम बिजली खुद आगे ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर मौजूद था। गाड़ी में किसी नफीस सिगार के धुएं की खुशबू फैली हुई थी जो किसी नहायत आला दर्जे की कलोन की महक में मदगम हो रही थी। कासम बिजली एक भारी भरकम पुख्ता उलूमर नीम गंजा शख्स था। नहायत नफीस शलवार कमीज और वास्कट में था। उसकी मोटी मोटी मूछें बिच्छू की दुम की तरह ऊपर को उठी हुई थी। उसका नाम सुनकर कुछ ऐसा लगता था जैसे वो किसी गली कोचे का रवायती किस्म का बदमाश या छोटा मोटा दहशतगर्द होगा, लेकिन उसकी शख्सियत पर नजर पड़ते ही उसके बारे में मुझे कुछ पूछे बगैर ही अंदाजा हो गया था कि वो बहुत ऊंची चीज़ था। ज़ाहिरी शख्सियत और रख रखाव से वो स्मगलर के बजाय कोई बहुत बड़ा जागीरदार दिखाई देता था। उसके दोनों मुसल्ला मुहाफिज सांप जैसी गोल गोल आंखों से मुझे घूर रहे थे। मेरे बैठते ही पजीरो आगे रवाना हो गई थी। चलना में तब कासम बिजली कुछ भी ना बोला और ना ही उसने सही तौर पर मेरी तरफ देखने की जहमत की। कुछ आगे जाकर गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। तब कासम बिजली ने पूरी तरह घूमकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों पर भी स्याह चश्मा था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की आंखों की गहराइयों में झांक सकते थे। उस वक्त तक एक मुसल्ला मुहाफिज कदर तिरछा होकर बैठ चुका था। वो पीछे नजर रखे हुए था कि कोई गाड़ी हमारा ताक्कुब तो नहीं कर रही। मेरा अंदाजा था कि कासम बिजली का ड्राइवर और खुद कासम बिजली भी मुसल्ला था। मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा, मेरे लिए RX3 ही काफ़ी है, वो खुशगवार लहजे में बोला। यह दर हकीकत नाम जानने की इनडायरेक्ट फरमाइश थी। मेरा नाम आरिफ है, मैंने कहा। शायद वो मुंतजिर था कि मैं मजीद भी कुछ कहूँगा, लेकिन मैंने उससे आगे कुछ ना कहा। वो चंद सेकंड खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक गाड़ी उस दौरान बेमकसद सड़कों पर रवा थी। कासिम बिजली ने सिगार का गहरा कश लेकर मुंह फेर कर धुआं दूसरी तरफ छोड़ा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, यह बताना पसंद करोगे कि तुम क्या चाहते हो? वो अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। यकीनन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह बताए बगैर तो चारा ही नहीं। मैं चंद दिन तुम्हारे यहाँ जजीरे पर मेहमान रहना चाहता हूँ। इसके बाद अगर ज़रूरी हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे किस लॉन्च या बहरी जहाज़ वगैरह के जरिए किसी खलीजी मुल्क की तरफ भिजवा दो, और अगर ख़तरा टल गया तो मैं यहीं लौट आऊँगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो इत्मीनान से बोला। जिनके रेफरेंस से तुम आए हो वो बहुत बड़े लोग हैं, वो तो दूसरों के मसले हल करते हैं, लेकिन वक्त वक्त की बात है, आजकल वो खुद ज़रा मुश्किल में है, यही तो मसला है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। उसने मजीद कुछ न पूछा, सीधा होकर बैठ गया। पजीरों में भी फ़ोन नस्ब था और उसके पास एक अलग मोबाइल फ़ोन भी मौजूद था। उसने गाड़ी में लगे हुए फ़ोन पर किसी से रब्ता कायम किया और बोला, मोटर बोट किनारे पर ले आओ, मेरे साथ एक मेहमान आ रहा है। अब उसका लहजा बिल्कुल बदल गया था, वो मछेरों के से अंदाज में बात कर रहा था। उसने फ़ोन बंद कर दिया और गाड़ी में सुकूत छा गया। इंजन और एयर कंडीशन की सड़सड़ाहट के सिवा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हम उस वक्त क्लिफ्टन की तरफ जाने वाली सड़क पर थे, जिस पर उस वक्त ट्रैफिक प्रायनाम था, इसलिए भी शोर महसूस नहीं हो रहा था। वरना कराची की ट्रैफिक का शोर तो एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ गाड़ियों के अंदर भी कानों के पर्दे फाड़ने की कोशिश करता था। चंद सेकंड बाद ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ ली। ड्राइवर भी कुछ अजीब और पुरस्कार सा ही लग रहा था। कासिम बिजली ने अभी तक उससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, लेकिन उसे शायद हदायत की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसे अंदाज़ा हो जाता था कि किस वक्त गाड़ी का रुख किस तरफ करना है। चंद मिनट बाद हम घूम फिर कर दोबारा होटल के सामने पहुंच गए, जहाँ से मुझे गाड़ी में बिठाया गया था। शफी शाह अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो यकीनन अपना काम करने के लिए निकल खड़ा हुआ था। गाड़ी होटल के सामने से गुजरती चली गई। जब हम PIDC हाउस से आगे निकल आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम केमाड़ी की तरफ जा रहे थे। एक लम्हे के लिए मुझे शुबा हुआ कि कहीं फारोल ने मुझे RX3 कोड के जरिए मरवाने का तो बंदोबस्त नहीं किया था। कहीं मैं आंखें बंद करके भेड़िए के खिचार में तो नहीं जा रहा था। मेरे पास उस वक्त मामूली सा कोई पिस्तौल या रिवाल्वर भी नहीं था। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये मेरी ज़िंदगी में कोई पहला मौका नहीं था कि मैं उस तरह का खतरा मोल ले रहा था। उस वक्त तो कम अज़ कम यही गनीमत था कि फारोल ने अगर मुझे यही भेजा था तो वो खुद ज़मानत के तौर पर मेरे साथियों की तहवील में मौजूद था।
अगर उसने मुझे फंसवाने का बंदोबस्त किया था तो उसका अपना अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद हम कमाड़ी जा पहुंचे। मैं कासिम बिजली के साथ गाड़ी से उतर आया। दोनों मुसल्लम मुहाफिज हमारे पीछे थे। किमाड़ी पर मौजूद लांचों वाले जो हर गाड़ी से उतरने वाले को घेर लेते थे और उन्हें अपनी लांच में सैर करवाने के लिए खींचातानी शुरू कर देते थे, वो सब कासिम बिजली की गाड़ी देख कर ही पीछे हट गए थे और चंद सेकंड में गायब हो गए थे। कोई हमारे करीब भी नहीं भटका। ऐसा मालूम होता था कि सैर के लिए आए हुए लोग भी एहतियातन इधर उधर हो गए थे। गोया उन्हें भी एहसास हो गया था कि कासिम बिजली उस किस्म की शख्सियत में से था जिन्हें आते देख कर रास्ता छोड़ देना चाहिए। जहाँ भीड़ नजर आई वो भी हमारे पहुंचने से पहले ही काय की तरह फट गई। हम समंदर के किनारे पहुंचे तो मुझे देखकर हैरत हुई कि किराए पर चलने वाली तमाम पुरानी सी लांचें बहुत दूर हट कर खड़ी थी। सीढ़ियों के करीब सिर्फ एक सफेद रंग की नहायत खूबसूरत और जदीद मोटर बोट मौजूद थी, जिसकी पेशानी पर नीले और सुर्ख हरूफ में प्रिंस लिखा नजर आ रहा था। यह 2 कैबिन वाली तकरीबन 40 फुट लंबी एक पुरताइश मोटर बोट थी। उसके डेक पर भी 2 आदमी कलशनकोफ लिए खड़े थे। जिस तरह उस वक्त सारी भीड़ भाड़ छटी हुई थी और वो अकेली मोटर बोट जिस तरह सीढ़ियों के करीब फखर से सर उठाए खड़ी थी, उसे वो वाकई शहजादी मालूम हो रही थी। सीढ़ियों पर स्याकाई और लांचों की डीजल की चिकनाई जमी हुई थी। खामोशी से सीढ़ियां उतरकर हम मोटर बोट में कूद गए। मेरे अंदाजों से ज्यादा पुरताइश बोट थी। उसमें दाखिल होकर बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ जैसे हम किसी छोटे लेकिन आला दर्जे के अपार्टमेंट में पहुंच गए थे। उसमें अमेरिकन तर्ज का किचन भी मौजूद था। कासिम बिजली शो ऑफ करने वाला आदमी मालूम नहीं होता था। उसने मुझे पूरी मोटर बोट दिखाने या फखर का इजहार करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने खुद ही घूम फिर कर उसका जायजा लिया था। अच्छी बोट है। मैंने पूरी बोट में घूम फिर कर उसके बाद तहसीन अमेज लहजे में कहा, तानिया और सानिया को ये सुनकर खुशी होगी। कासिम बिजली मुस्कुराते हुए बोला, तानिया और सानिया कौन है? मैंने बज़ाहिर सरसरी से लहजे में पूछा। मेरी बेटियां। उसके लहजे में कदरे फखर छलक आया था। दरहकीकत उन्हीं की बोट है। खुले पानियों में तेज रफ्तारी से चलाना उनका महबूब मशगला है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने सर हिलाते हुए सिर्फ इतना ही कहा। यह सुनकर मेरी धड़कनों में खफीफ सा इजाफा हुआ था। मौसूफ की 2 बेटियां थीं और वो इसकी इंग भी करती थीं। ऐसे ही मौकों पर मेरे अंदर कोई गुनगुनाती सी आवाज़ उभरती थी, इस वतन में सब कुछ है प्यारे। बोट रवाना होने लगी तो मैंने कुछ आगे खुले पानियों में फिशिंग ट्रॉलर को सुस्त रफ्तारी से तैरते देखा। उसकी छत पर कोई आदमी दूरबीन लिए खड़ा था और बज़ाहिर मंदोड़ा की तरफ देख रहा था। मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। शफीशा बहुत मुस्तद नौजवान था। उसने आज सुबह उठते ही फिशिंग हार्बर पर पैगाम भिजवा दिया था कि दिन चढ़े मेरे ट्रालरों में से एक खाली होना चाहिए और केमाड़ी के आसपास मौजूद रहना चाहिए। प्रिंस खाड़ी से निकलने के बाद तेज रफ्तारी से जजीरे की तरफ रवाना होगी और चंद मिनट बाद ही हम जजीरे पर पहुंच गए, जहां कासिम बिजली का जाती बोट हाउस मौजूद था। बोट हाउस से सीढ़ियां चढ़कर जजीरे पर कदम रखते हुए कासिम बिजली बोला, सही मानों में ये जजीरा नहीं है। खुशकी से एक सड़क भी यहाँ आती है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है और जजीरे पर रहने का भी एक अलग ही लुत्फ है। उसने कहा, बेशक। उसने बगौर मेरी तरफ देखा। शहर के बेहतरीन इलाकों में मेरे बंगले मौजूद हैं, लेकिन मैं अब भी इस पसमानदा जजीरे पर रहना पसंद करता हूँ। ये मेरी एक अलग थलग दुनिया है। तुम्हें यहाँ किसी भी सरकारी या गैर सरकारी ताकत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। साहिल पर इसे लेने के लिए एक दूसरी पजेरो आई हुई थी। हालांकि वहां से उसके मकान का फासला बमुश्किल चंद फरलांग का था। जजीरा बेशक पसमानदा था, लेकिन कासिम बिजली का मकान किसी महल से कम नहीं था। वो एक अलग थलग पहाड़ी पर बना हुआ था और उसके 3 इतराफ से समंदर का नज़ारा किया जा सकता था। मकान के डिज़ाइन में अमेरिका के व्हाइट हाउस की झलक थी और उसका रंग भी सफ़ेद था। मेन गेट से एक ढलवान सड़क नीचे तक आ रही थी। उस मकान की तरफ आते वक्त रास्ते में जहाँ जहाँ से कासिम बिजली की गाड़ी गुजरी, लोग फौरन रास्ता छोड़कर दीवारों से लगकर नजरें झुकाकर खड़े हो गए। कोई कार, गधा गाड़ी या मोटरसाइकिल पर था तो उसने अपनी सवारी एक तरफ करके रोक ली। यह वाकई कासिम बिजली की अपनी ही अलग थलग दुनिया थी। उसने महसूस किया कि मैं इन छोटी छोटी बातों को अपने मुशाहिदे में महफूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए उसने गोया वजाहत की, हमारा खानदान इस जजीरे पर कई नस्लों से आबाद है। सरकारी तौर पर हमारी यहाँ कोई हैसियत नहीं और ना ही सरकारी तौर पर हम कोई मकाम हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम यहाँ के हुक्मरान हैं। उसे ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे पहले ही अंदाज़ा हो चुका था। उसके अलावा मुझे याद पड़ता था कि जिस ज़माने में मैंने यहाँ फिशिंग के ट्रालर खरीद कर छोड़े थे, उस वक्त भी मैंने कासिम बिजली के तज़किरे सुने थे। कोई बाई नहीं था कि हमारे ट्रालरों में से किसी पर उस जजीरे के माहीगीर भी काम करते हों। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि शफीशा दूर से उस जजीरे और कासिम बिजली के महल नुमा मकान पर नजर रखने के लिए जो ट्रालर लेकर आया था उसमें जजीरे का कोई आदमी ना हो। फिर मुझे उस ख्याल से इत्मीनान हुआ कि शफीशा इस किस्म की बारीकियों का ख्याल रखने वाला आदमी था। पजीरो चढ़ाई चढ़कर तवील और अरीस ड्राइवे में जा रुकी। मकान के चारों तरफ जैसा लान फैला हुआ था। ऐसे खूबसूरत लान मैंने बहुत कम घरों में देखे थे। सब घास के अंबार और मखमली तख्तों के दरमियान रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई साफ सुथरी क्यारियां थीं जिन्हें खास शक्ल दी गई थी और फूलों से डिजाइन बनाए गए थे
पहली नज़र में तो यूं लगता था गोया किसी कैलेंडर में छुपी हुई खूबसूरत तस्वीर को बेपनाह बड़ा करके उसमें जिंदगी की तबोताब और ताजगी भर दी गई हो। फितरत के उस नज़ारे की दिलकशी अपनी जगह थी, लेकिन वो चीज़ भी कुछ कम दिलचस्प नहीं थी जो उस लान के एक सायादार गोशे में उछल कूद कर रही थी। रंग बिरंगे जॉगिंग सूट और जॉगर्स में छुपी हुई उस मुख्तसरुल वजूद चीज़ को पहले मैं लड़का समझा था। चंद कलाबाजियाँ खाने के बाद उसने एकदम रुक कर दाएं हाथ की उंगलियों से बाएं पैर की और बाएं हाथ की उंगलियों से दाएं पैर के अंगूठे को कई बार तेजी से छुआ, फिर सीधे होकर अपनी कमर को दाएं बाएं चंद बल दिए, जबकि कमर पहले ही तकरीबन मादूम थी। जब उसका चेहरा एक लम्हे के लिए साख्त हुआ और झटके लेते हुए मुख्तसर तरशीदा रेशमी बाल साख्त हुए तो मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की थी। वो लान के दरमियान से गुजरती हुई मार्बल की एक रविश पर जॉगिंग करती हुई करीब आ गई। अब मुझे यकीन करना ही पड़ा कि वो लड़की थी। उसे दूर से देखकर और मुतहर्रिक हालत में देखकर ही यकीन तो हो जाना चाहिए था, लेकिन दर हकीकत उसमें लड़की होने की निशानियां जरा कम नुमाया थी। हाय डैड, वो करीब आकर भी एक ही जगह खड़े खड़े जॉगिंग करते हुए बोली। मुखातिब वो डैड से थी, लेकिन जायजा मेरा ले रही थी। सरताबा तनकीसी जायजा। उसकी नन्ही सी नाक पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें शबनम की तरह चमक रही थी। उसका नरम नखेज और सभी चेहरा लान पर खिले हुए बाज फूलों से ही मुशाबा था। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी शरबती आंखें उस मासूमियत का साथ नहीं दे रही थी। हाय तानी, मेरी चांद सी बेटी कैसी है? कासिम बिजली उसकी पिछानी चूमते हुए बोला। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए साख्त हुई थी। फाइन डैड, ये तूफानी किस्म का अजनबी कौन है? उसने उछल कूद का हल्का फुल्का सिलसिला जारी रखते हुए अंग्रेजी में पूछा। मैं कदरे हैरान हुए बगैर न रह सका। मालूम नहीं उसे मेरी शख्सियत में कौन सा तूफान नजर आया था और किस जाविये से नजर आया था। यह आरफ है तानी बेटा, कासिम बिजली ने बड़े प्यार से बताया। कौन है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हमारा दोस्त है। फिर उसने मुझे बताया ये मेरी बड़ी बेटी तानिया है। हाय। उसने अपना मुख्तसर सा हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया। मैंने गोया एक मखमली गुलाब हाथ में थाम लिया। फर्क सिर्फ यह था कि उस गुलाब में हरारत थी। फाइन, थैंक यू। मैंने अपने चेहरे पर बुर्दबारी तारी रखने की कोशिश की। वेलकम, उसने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। वह खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मजमूई तौर पर उसकी शख्सियत में दिलकशी की कमी थी। सिर्फ खूबसूरत होना किसी के पुरकशिश होने की दलील नहीं होती। पहाड़ी पर बने हुए उस तवीलो अरीज मकान के अंदर एक तरफ पिलर्स के ऊपर एक छोटा सा मकान बना हुआ था। उसके नीचे पिलर्स के दरमियान फाजिल गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई थी। कासिम बिजली उस मकान की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो अनेक्सी मेरा असल गेस्ट हाउस है। उसमें कुछ गैर मुल्की मेहमान ठहरे हुए हैं। गो कि अभी इसमें मजीद 8-10 अफराद के क़याम की गुंजाइश है, लेकिन तुम फिर भी मेरे असल घर में मेरी फैमिली के साथ किसी फाजिल बेडरूम में ठहरोगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गोया मेरे लिए एक एजाज़ है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, मैंने कहा। मकान के इर्द गिर्द और गेट के आसपास कई मुसल्ला मुहाफिज घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। मैं उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़कर हाल से गुजर कर अंदर पहुंचा। वो मुझे एक पुरशुगू और अजीम शान ड्राइंग रूम में ले गया। उसकी एक खिड़की से भी वो अनेक्सी दिखाई दे रही थी। कासिम बिजली ने जब उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया था कि उसमें कुछ गैर मुल्की मेहमान ठहरे हुए थे, तो मेरी धड़कनें कुछ और तेज कर गई थी। कहीं वो रेड डार्ट के लोग तो नहीं थे, कहीं उनमें डॉक्टर बर्नार्ड भी तो शामिल नहीं था, कहीं उनमें से कोई मुझे पहचानता तो नहीं था, कहीं उनमें से कोई उस वक्त अनेक्सी की खिड़की से मेरी तरफ देख तो नहीं रहा था। मैंने गैर इरादी तौर पर घनी लेकिन मुख्तसर दाढ़ी मूछों पर हाथ फेरा और स्याह चश्मा दुरुस्त किया और कदर इत्मीनान महसूस किया। हम शायद सोफों में धंस कर बैठ चुके तो कासिम बिजली बोला, बताओ तुम्हारी क्या खातर तवाज़ा की जाए? तुम कुछ पीने पिलाने के शौकीन हो? हाँ, मैंने इस बात में सर लिया। क्या पियोगे? उसने शाहाना अंदाज में पूछा। ठंडा पानी, मैंने जवाब दिया। उसने गुंजीला सा कहका लगाया। मैं समझा था तुम दुनिया को नहायत महंगी और कमयाब शराब का नाम लेने वाले हो। पानी दुनिया की सबसे अच्छी शराब है, लेकिन इसकी कदर सहराओं में भटके हुए वो मुसाफिर ही जान सकते हैं जिनके मशकीज़ें खाली हो चुकी हों। मैंने कहा, यूं तो हर चीज़ की कदर वही जानता है जो उससे बुरी तरह छीन ली गई हो। जो नेमतें इंसान के रसाई में होती हैं उनकी कदर कीमत कोई नहीं जानता। कासिम बिजली गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन इस किस्म की बातें करने का वक्त नहीं है। एक बावर्दी मुलाजिम दरवाजे पर हाजिर हो चुका था। उसने उसे चाय और लवाजमात वगैरह मेज़ पर लगाने का हुक्म दिया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारी खातिर में दारत है सिर्फ इसी तरह की चीज़ों से की जा सकती है। वैसे बाय द वे, यह परहेज आर्जी है या हमेशा से चला रहा है? आर्जी है, मैंने टालने के लिए जवाब दिया। वो मुझे कुरेदने का कुछ ज़्यादा ही ख्वाहिशमंद नजर आ रहा था। कुछ देर बाद जबकि हम उसके तवीलो अरेज ड्राइंग रूम में शानदार डाइनिंग टेबल पर नहायत मुतकल्लिफ चाय से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे, तानिया कमरे में दाखिल हुई। वो लिबास तब्दील कर चुकी थी और शायद शावर भी ले चुकी थी। ड्राइंग रूम में उसके वारद होते ही दिलफरेब खुशबू फैल गई थी। वो बड़ी तेजी से चलती आ रही थी। मुझे देखकर ठिठक गई, फिर बाप की तरफ देखकर उंगलियां हिलाते हुए बोली, हाय डैड, मुझे नहीं मालूम था आप मेहमान के साथ बैठे हैं। उसने बड़ी अदाए बेनियाजी से गर्दन को खम देते हुए मेरी तरफ इशारा किया। आपकी तारीफ, वो अभी भी अंग्रेजी ही में बात कर रही थी। तुम्हारी यादाश्त बहुत कमज़ोर मालूम होती है, मैंने बेख्तियार कहा।
उस नौजवानी में इतनी जल्दी भूल जाने वाली खातून मैंने पहली बार देखी है। कासिम बिजली ने अपने मखसूस अंदाज में गुंजीला कहका लगाया। तानिया उलझन से मेरी तरफ देख रही थी। कासिम बिजली मेज पर हाथ मारते हुए बोला, मिस्टर आरिफ, ये तानिया नहीं सानिया है। अब तो खैर पहली बार मिल रहे हैं। इनसे कई बार मिल लेने वालों को भी अक्सर यही गलतफहमी होती है। अभी 1 मिनट पहले तानिया से कोई बात की, 1 मिनट बाद सानिया सामने आ गई तो उससे इस बात का जवाब मांगने लगे। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। ओह खुदाया, मैं तवील सांस लेकर रह गया। शुक्र है इनके नामों में एक नुक्ते का फ़र्क है। शक्ल में तो एक नुक्ते का फ़र्क भी नहीं है। नहीं, शक्ल में भी एक नुक्ते का फ़र्क है। सानिया नाक के करीब रुखसार पर उंगली रखते हुए मुस्कुराकर बोली, मेरे यहाँ तिल है, तानिया के नहीं है। कासिम बिजली ने हल्की सी हंसी के साथ फखरिया अंदाज में कहा, मेरी बेटियां जहानत में यकसा हैं और जिसामत में भी। मैंने कहा, बेशक। वो मसरूर लहजे में बोला, तुमने इतनी मुशाहबत बहुत कम जुड़वा बहनों या भाइयों में देखी होगी। मैंने ज़िंदगी में जुड़वा भाई बहनें ही कम देखे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में इससे पहले जितने देखे हैं फिल्मों में ही देखे हैं, जिनमें एक ही एक्ट्रेस जुड़वा भाइयों या बहनों का रोल अदा करती है। हकीकी ज़िंदगी में कभी कभी फिल्मों और अफसानवी ज़िंदगी से ज़्यादा हैरत अंगेज़ इत्तफाकात रूनमा होते हैं। कासिम बिजली सर हिलाते हुए बोला, बेशक। मैंने पुर जोर अंदाज में उसकी तायद की। मैं खुद इस नज़रिए का चलता फिरता सबूत हूँ। ओह, सानिया ने उस तरह अदाए खास से आंखें फैलाई कि वो गोल गोल दिखाई देने लगी। वो बिला झिझक मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठी और मेरे तारीख चश्मे के बाहर मेरी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए बोली, इसका मतलब है आपने एक दिलचस्प और हंगामा खेज जिंदगी गुजारी है।